थैंक यू। कुमारी मायावती जी। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बार भी केंद्र सरकार की नीतियों व कार्य प्रणाली के बारे में जो कुछ भी उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है, यदि उसे हम ज़मीनी हकीकत में देखें तो इसके बारे में ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। अर्थात ये कहना कतई भी गलत नहीं होगा कि वर्तमान में बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार में काम कम व बातें अधिक हो रही हैं, और इसकी पुष्टि इस बात से भी काफ़ी हद तक सही साबित हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेतृत्व में इस समय केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है, जिसे बने हुए अब लगभग 9 महीने भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस पार्टी ने केंद्र की सत्ता में आने से पहले अर्थात लोकसभा आम चुनाव के दौरान देश की आम जनता को और खासकर देश के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, दलितों, पिछड़ों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ यहाँ गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी और साथ ही अपने देश व विदेश नीति को भी लेकर यहाँ भारत के नए निर्माण में भी जो किस्म किस्म के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे करके यहाँ अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, अब वे सभी चुनावी वायदे इस सरकार में अधिकांश कोरे सपने बनकर ही साबित हो रहे हैं। इसके अलावा इस सरकार में भी अपने देश की अर्थव्यवस्था व विकास दर में भी कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि योजना आयोग का नाम बदलकर व इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन करने से यहाँ केंद्र व राज्यों के संबंध अच्छे होने वाले नहीं हैं, बल्कि इसके लिए केंद्र की सरकार को देश के जो अति पिछड़े हुए राज्य हैं उन राज्यों का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका विशेष ध्यान रखना होगा। और सरकार को ये मालूम है कि देश में आज भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो अति पिछड़े हुए हैं, तो जिनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केंद्र की सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तो उनको पिछड़ा घोषित करके उनको विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देना होगा, तो तभी केंद्र और राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं। और खास तौर से यदि हम लोग देखें तो बिहार है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, या फिर और भी ऐसे कुछ राज्य हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। पर्वतीय जो राज्य हैं उनकी हालत तो और ज़्यादा भी खराब है। हम उत्तर प्रदेश को ही लें तो उत्तर प्रदेश में खास तौर से पूर्वांचल और बुंदेलखंड तो वो बहुत ही पिछड़ा हुआ, अति पिछड़ा हुआ है। और जब उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में वहाँ सरकार बनी तो मैंने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान तो केंद्र में उस समय हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी,
मैं जब चौथी बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। तो मेरी हुकूमत ने काफ़ी गहराई से अध्ययन करके तो पूर्वांचल और जो बुंदेलखंड का जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तो हमारी सरकार ने उस समय लगभग 80,000 करोड़ का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज उस समय केंद्र की सरकार से मांगा था। तो लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट को उस समय कोई आर्थिक स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया, वो क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा बना रहा। तो इसलिए मेरा केंद्र की सरकार से यही कहना है कि ठीक है, आपने नीति आयोग बना लिया है, आप चाहते हैं कि केंद्र और राज्यों के अच्छे संबंध होने चाहिए, तो आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो राज्यों की समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का निराकरण आप लोगों को करना होगा। और ख़ास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र को भी आप लीजिए तो वहाँ पर जो विदर्भ का क्षेत्र है वो अति पिछड़ा हुआ है। यदि हम लोग आंध्रा और तेलंगाना में चले जाएं तो आदिवासी जो बेल्ट है वो अति पिछड़ी हुई है। तो केंद्र की सरकार को कोई ना कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी कि पूरे देश के अंदर तो जिन राज्यों का जो भी एरिया पिछड़ा हुआ है उसके लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज केंद्र की सरकार को देना होगा और साथ में ये भी शर्त रखनी होगी राज्यों की सरकारों के लिए कि वो पैसा जो पिछड़ा हुआ एरिया उसी के ऊपर ही लगना चाहिए, किसी और क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए। और इसी प्रकार इस समय खास तौर से केंद्र की सरकार ने काफ़ी कुछ कहा है कि हम गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करेंगे। बहुत लंबी चौड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन इन 9 महीनों के अंदर तो हमें पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई ज़मीनी हकीकत में अभी तक भी हमें कम होती हुई नज़र नहीं आई है। रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में ज़रूर कम हो गई होगी, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और इसी और इस बार खास तौर से तो माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ये जिक्र किया गया कि केंद्र की सरकार तो भोजन देने को प्राथमिकता देगी। तो लेकिन दुख की बात यह है कि इस मामले में हमें कोई सरकार का कोई ऐसा हमें सकारात्मक कदम सरकार की ओर से हमें ये उठता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि जो भोजन की व्यवस्था जो गरीब लोग हैं या जिन लोगों के पास खाने के लिए भी अन्न वगैरह नहीं है उसके लिए सरकार कोई प्रबंध करेगी। और दुख की बात तो यह है कि पूर्व में जो केंद्र की सरकार में तो भोजन देने के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जैसी जो अन्य योजनाएं चल रही थी सेंटर की ओर से, तो उन्हें भी ज़्यादातर दरकिनारी कर दिया गया इस सरकार में। इसके साथ ही देश में गरीबी व बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा जैसी जो अनेकों पूर्व में यहाँ केंद्रीय योजनाएं चल रही थी तो उन्हें भी अधिकांश निष्प्रभावी ही बना दिया गया है। तो क्या इससे देश के अंदर गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी? मैं समझती हूँ कि नहीं होने वाली है। और माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में तो ये भी कहा गया केंद्र की सरकार की ओर से कि सन 2022 तक हम देश के अंदर जिन लोगों के पास अपने खुद के मकान नहीं है हम उनको पक्के मकान बना कर देंगे। सन 2022 तक का समय केंद्र की सरकार ने दिया है, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की ओर से उन्होंने कहा है। लेकिन अभी जहाँ तक पूरे देश में गरीब लोगों को, आवासहीन लोगों को पक्के मकान देने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक इन 9 महीनों के अंदर तो केंद्र की सरकार ने इस दिशा में कोई गंभीरता से कदम उठाया है। जबकि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की रही सरकार ने इस मामले में ज़मीन पर कार्य करके दिखाया था। हमने कोई भाषणबाजी नहीं की थी, घोषणा कोई नहीं की थी, बल्कि हमने ज़मीनी हकीकत में कार्य करके दिखाया। और उत्तर प्रदेश में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत हमने अपनी हुकूमत में तो कई लाख मकान हमने आवासहीन लोगों को बनाकर दिए थे। सरकारी पैसे से 2-2 कमरों के मकान पक्के बनाकर दिए थे और फ्री दिए थे।
और कई लाख हमने मकान बना कर दिए। और इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत भी तो हमने देहातों में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए भी हमने इस योजना के तहत आवास बना के हमारी सरकार ने दिए। इसके साथ ही माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बिजली, पानी, स्वास्थ्य व अन्य और रोजमर्रा की जो जरूरी सुविधाएं देने की बातें कही गई हैं, वे भी हमें ज़्यादातर ज़मीन पर पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की कीमतें कम करने की भी बात कही गई है, जबकि इस बारे में हमारी पार्टी का ये कहना है कि वर्तमान केंद्र की सरकार में जो डीजल और पेट्रोल के जो दाम कम हुए हैं, ये कोई केंद्र सरकार की मेहरबानी से कम नहीं हुए हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने की वजह से ये कीमतें कम हुई हैं। और जितनी कीमतें कम हुई हैं उसके हिसाब से जितना लाभ देश के लोगों को मिलना चाहिए था, तो उतना लाभ डीजल और पेट्रोल के मामले में उसके हिसाब से नहीं मिला है। इसके अलावा बीजेपी ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद यहाँ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ साथ ये भी कहा है कि अपने देश का जो काला धन विदेशों में जमा है तो उसको अपने देश में वापस लाया जाएगा। और वापस लाने के बाद तो देश के अंदर जो गरीब लोग हैं तो हर गरीब परिवार के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी बड़ा प्रचार चुनाव के दौरान हुआ था, लेकिन ये भी हमें कोई धरातल पे इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही ये सरकार अपने मूल मंत्र व मूल नीति अर्थात सबका साथ व सबका विकास की भी आए दिन काफी बढ़ चढ़ कर बातें करती रहती है, जबकि इस मामले में हर स्तर पर तो सबसे ज्यादा खराब हालत इस समय हमें यहाँ पूरे देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की ही हमें नजर आती है। और खास तौर से इस बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में जो SC, ST, OBC वर्गों के लोगों को जो भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में तो जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, तो वो आरक्षण भी अब वर्तमान केंद्र की सरकार में इस सरकार ने कुछ इस किस्म के वो ज़्यादातर फैसले ले रही है, जिसकी वजह से इनका ये आरक्षण भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और क्यों खत्म होता, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी, यदि ये पार्टी, वैसे मुझे लगता नहीं है कि आगे पावर में आ गई, यदि आगे पावर में आ गई तो इन वर्गों का रिजर्वेशन ही पूरे तौर से खत्म हो जाएगा। और मैं ऐसी बात क्यों कह रही हूँ कि कम हो रहा है, जब कम होगा तो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वर्तमान केंद्र की सरकार ने सत्ता में, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता में आते ही तो यहाँ पर ज़्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया। तो जो केंद्र सरकार के खास तौर से जो विभिन्न जो मंत्रालय हैं और जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जो महत्वपूर्ण और बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उनके बड़े बड़े काम प्राइवेट सेक्टर को देने का जो केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है, तो इससे हमारे लोगों को, खास तौर से वीकर सेक्शन को, SC, ST, OBC के लोगों को बड़ा भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लोगों को रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। हम कोई, आप लोग बड़े बड़े कार्य प्राइवेट सेक्टर को दें, हमारी पार्टी कोई इसके खिलाफ नहीं है, आप दीजिए, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर को बड़े बड़े कार्य देने से पहले इन वर्गों को जो आरक्षण मिल रहा था, क्योंकि जब आप प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, इधर आरक्षण नहीं है, तो फिर इन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े कार्य देना चाहते हैं तो इससे पहले आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी, जो इस सरकार के द्वारा नहीं की गई है। इसलिए मैंने ये कहा है कि यदि इसी तरीके से सरकार का प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलता रहा, इस सरकार के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के जरिए सरकारी कार्य बड़े पैमाने पर दिए जाते रहे, तो इन वर्गों का आरक्षण ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, नाम मात्र के लिए रह जाएगा।
और इसके अलावा मुझे ये मालूम है, आप पूरा सदन इस बात से अवगत है कि आए दिन ये संविधान में संशोधन को लेकर खास तौर से SC ST में जो और जातियां जुड़ना चाहती हैं, तो वो आए दिन पिछले सत्र में भी एक बिल आया था, इस सत्र में भी अभी एक बिल आया था कि कुछ राज्यों में ऐसी जातियां जो SC ST की सूची में शामिल नहीं हुई हैं, तो उनको इसमें शामिल किया जाए। सरकार उनको शामिल कर रही है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनको शामिल करते समय तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि आप बड़े पैमाने पर अन्य जातियों को SC ST की सूची में शामिल तो कर रहे हैं, लेकिन इनका आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इससे तो जो SC ST के लोगों को अभी तक फायदा मिल रहा था, वो भी बहुत कम फायदा मिलेगा। इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश का ही आप लोग मामला लीजिए, तो वहां से 16 जातियों का, अति पिछड़े वर्ग की 16 जातियों का प्रतिवेदन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया हुआ है कि उनको SC ST में शामिल किया जाए। हमारी सरकार ने भेजा था प्रतिवेदन, लेकिन इस शर्त के साथ भेजा था कि उत्तर प्रदेश की जो 16 OBC की जातियां हैं, तो केंद्र की सरकार इनको SC ST की सूची में शामिल करे, लेकिन इस शर्त के साथ कि जब इन 16 जातियों को SC ST की सूची में शामिल किया जाता है, तो उसी अनुपात में SC ST का आरक्षण का कोटा भी बढ़ना चाहिए, वरना इन वर्गों को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इसके साथ ही जब आरक्षण की बात आती है, तो पदोन्नति में आरक्षण का मामला है। पिछली सरकार के समय में ये मामला काफ़ी गरमाया था और बहुत हमारी पार्टी को संघर्ष करना पड़ा, तो तब ये पदोन्नति में आरक्षण को लेकर तो ये जो मामला जब सब इधर आया राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में भी गया, तो राज्यसभा में तो ये बिल पास हो गया था, ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया था, संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा इसको लेकर, लेकिन लोकसभा के अंदर ये मामला अभी तक भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो हमारी केंद्र की सरकार से ये कहना है कि पदोन्नति में आरक्षण का मामला जो राज्यसभा में पास हो चुका था, लोकसभा में पेंडिंग में पड़ा है, इसको भी पास कराना चाहिए। और इसके अलावा मेरा इसके साथ साथ ये भी कहना है, SC ST के आरक्षण के मामले में आए दिन कभी केंद्र की सरकार में, कभी राज्यों की सरकारों द्वारा इनके आरक्षण को लेकर हमेशा छेड़छानी की जाती रहती है, और जिससे इनका आरक्षण निष्प्रभावी बन जाए। इसलिए मेरा केंद्र की सरकार से ये कहना है कि SC ST का आरक्षण निष्प्रभावी ना बने, तो उसको भारतीय संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, ताकि इन लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिलता रहे। आरक्षण के मामले में मैं खास तौर से ये भी कहना चाहूँगी SC ST OBC वर्गों के साथ साथ कि जो अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, या धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खास तौर से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो इन लोगों की भी लंबे अरसे से ये मांग रही है कि इनको भी शिक्षा, सरकारी नौकरियों में इनको भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी ये चाहती है अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार यही कहेगी कि हम तो देने के लिए तैयार है, लेकिन संविधान की बाध्यता है, हम 50% से ऊपर हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, इतना ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन केंद्र की सरकार से मेरा ये कहना है कि आप 50% से ऊपर रिजर्वेशन दे सकते हैं, बशर्ते यदि संविधान में आप संशोधन करें, तो आप इस दिशा में भी केंद्र की सरकार सोच सकती है। और इतना ही नहीं, जो SC ST जो OBC वर्गों के लोग हैं, तो इनका जिंदगी के हर पहलू में जिनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ना पूर्व की सरकारों में ना वर्तमान सरकारों में तो इनको आगे बढ़ने का जितना मौका मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी आदर सम्मान देने के मामले में इस सरकार में भी वर्तमान बीजेपी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार चल रही है, इस सरकार में भी इनके साथ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है इनके संतों और गुरुओं और महापुरुषों के मामले में। और मैं ये इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जब अभी कुछ दिन पहले, रिसेंटली कुछ दिन पहले, तो जब भारत रत्न की उपाधि देने की बात आई, तो हमारी पार्टी ने रिक्वेस्ट किया था
केंद्र की सरकार से कि हमने ये कहा था, मैंने मीडिया के माध्यम से भी कहा और आप लोग के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी ये कहा था कि आप जो भारत रत्न की उपाधि देने का जहाँ तक मामला है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप एक जाति के चाहे 2 लोगों को दो, 3 लोगों को दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो दलित और जो पिछड़े वर्ग के संत गुरु और महापुरुष हैं तो उनको भी आदर, उनके महापुरुषों को भी आदर सम्मान मिलना चाहिए। तो और हमने ये कहा था कि मान्यवर कांशीराम जी जिन्होंने पूरी जिंदगी इस देश में वीकर सेक्शन के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगी है, तो हमने कहा इनको भी भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। हालांकि पिछली सरकार थी, जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी, तो हमने उस समय भी कहा था, उस समय भी यूपीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में एनडीए की सरकार चल रही है, हमने आपसे भी रिक्वेस्ट किया था कि मान्यवर श्री कांशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए, उनको नहीं किया गया। महात्मा ज्योतिराव फुले जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते थे, महाराष्ट्र से के वो रहने वाले थे, उन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत काम किया, लेकिन उनको भी आदर सम्मान देने के मामले में पक्षपात वाला रवैया अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिल्ली के अलीपुर रोड पर जो उनका अपना सरकारी बंगला था, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन जब उनका देहांत हुआ था तो उसी बंगले में हुआ था। तो जबकि उस बंगले को पूर्व में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार बरसों तक रही, इनकी ये जिम्मेवारी बनती थी। यूपीए से पहले आप लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में रहे, आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि इस बंगले को संग्रहालय या स्मारक के रूप में इसको परिवर्तित करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। अब हम वर्तमान बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, हम इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बंगले को तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में संग्रहालय या स्मारक के रूप में सम्मानित करना चाहिए, इनको परिवर्तित करना चाहिए और इनको आदर सम्मान इनको बराबर मिलना चाहिए। इसके साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बुद्धिस्ट आदि सभी समुदाय के लोगों की तो इस सरकार में विकास होने की बात तो बहुत दूर रही, बल्कि ये लोग अब इस सरकार में अपने आप को सुरक्षित तक भी महसूस नहीं कर रहे हैं। और साथ ही इस सरकार के समय में अब यहाँ आए दिन हिंदुत्व के नाम पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर देश में सांप्रदायिक तनाव बना रहता है, जिसे गंभीरता से लेते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने भी ये कहा है कि धर्म के नाम पर देश नहीं बंटना चाहिए। ये किसी से छिपा नहीं है और ये सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इनके अलावा इस सरकार में विकास व उत्थान यहाँ आम जनता का नहीं, वर्तमान सरकार में विकास व उत्थान यहाँ आम जनता का नहीं, बल्कि देश में उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का ही हो रहा है, जिनके धन व बल के सहयोग से ये पार्टी केंद्र की सत्ता पर आसीन हुई है। ये सच्चाई है, कड़वा थोड़ा, सच्चाई थोड़ी कड़वी लगती है। और अब इन्हें भरपूर फायदा पहुंचाने के लिए जो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठ है, और अब इनको बड़े पैमाने पर भरपूर फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार आए दिन पूर्व के बने, जो पूर्व की सरकार में नियम और कानून बने थे, तो उनमें अमेंडमेंट करके तो इनको बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचा रही है, जो देश व जनहित में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस बात का ताज़ा उदाहरण भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश है, जिसको लेकर इस समय पूरे देश में किसान लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और आंदोलित भी हैं, जिसकी वजह से अब इस सरकार को धीरे धीरे सही लाइन पर आना पड़ा है। क्योंकि मैंने जो आज अखबारों में जो खबर पढ़ी है, तो उसमें अभी इन्होंने ये जो भूमि अधिग्रहण संशोधन जो अध्यादेश था, तो जो इन्होंने बनाया हुआ था, तो अब इसको लेकर ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, बैक हो रहे हैं, और अब इसको लेकर शायद इन्होंने कोई कमेटी वगैरह भी बनाई है। अभी देखते हैं कि आप लोग किस नतीजे पर पहुंचते हैं। यदि किसानों के हित में आप सही नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस देश का जो किसान है, तो फिर इस पार्टी को कभी भी माफ़ करने वाला नहीं है, और इसके काफ़ी बुरे परिणाम हो सकते हैं आपकी पार्टी के लिए, आपके सरकार के लिए भी। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे देश की सीमाएं भी बराबर सुरक्षित ना होने की वजह से यहाँ बाहरी आतंकवाद का भी हमेशा खतरा बना रहता है।
हालांकि आंतरिक आतंकवाद से भी अपना देश अक्सर आए दिन जूझता रहता है, जिसे खत्म करने के लिए वर्तमान केंद्र की सरकार भी कोई स्थायी उपाय नहीं कर पा रही है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मेरा ये भी कहना है कि आंतरिक आतंकवाद के नाम पर खास तौर से पूरे देश में जहाँ जिन राज्यों के अंदर आदिवासी, दलित और आदिवासी लोग रहते हैं, आंतरिक आतंकवाद के नाम पर मुझे ये भी जानकारी मिल रही है कि जिन राज्यों में दलित और आदिवासी लोग रहते हैं तो इसके नाम पर, आंतरिक आतंकवाद के नाम पर उनके साथ में काफ़ी जुल्म ज्यादती की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले तो छत्तीसगढ़ में वहाँ के आदिवासी लोग इसको लेकर काफ़ी संघर्ष कर रहे थे कि आंतरिक आतंकवाद के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है। पहले तो उनको जंगलों से बाहर कर दिया, उनकी ज़मीनें औने पौने भाव में खरीद कर उनको अलहदा कर दिया, उनको रोटी रोजी के साधन नहीं दिए। जब वो गलत रास्ते पर चल गए, नक्सली बन गए, तो आप लोगों को लगा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा। हम नहीं चाहते कि वो लोग गलत रास्ते पर चले, लेकिन जो वो लोग गलत रास्ते पर चले इसके लिए केंद्र और राज्यों की सरकारें ही पूरे तौर से जिम्मेवार हैं। और उनको यदि सही रास्ते पर लाना है तो आप लोगों को उनकी समस्याओं को सुनना होगा, उनकी गरीबी और बेरोजगारी को, उनकी समस्याओं को समझना होगा, और उनकी मुख्य समस्या है गरीबी और बेरोजगारी, उसको दूर करना होगा। लेकिन उसको दूर किए बिना यदि आप लोग सोचे कि हम आदिवासी लोगों का शोषण करके, उनको दबा के, उनको तंग करके, उनको परेशान करके हम सोचे हम आंतरिक आतंकवाद को खत्म कर देंगे, मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है, ये उल्टा पड़ जाएगा। इसके साथ ही देश में उत्तर प्रदेश जैसे कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां केंद्र की सरकार को कानून व्यवस्था की तरफ काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, सेंटर की भी जिम्मेवारी बनती है। हालांकि जब हालात ज़्यादा खराब हो जाते हैं, कोई भी मामला जब पार्लियामेंट में उठता है तो उसको ये कहा जाता है स्टेट का सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको यहाँ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जब अति हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि कानून व्यवस्था को उनको देखना चाहिए। और इस समय उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, तो केंद्र की सरकार को उत्तर प्रदेश के मामले में कानून व्यवस्था को लेकर इनको गंभीर होना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब देश में लोकसभा का इस बार आम चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने और इस सरकार के मुखिया ने, उस समय वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, तो उन्होंने ये कहा था, जगह जगह घूमकर देश के हर राज्य में ये कहा था वोट मांगते समय कि आपके राज्य की केंद्र से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या जो पश्चिमी यूपी है, तो वहाँ पर अलग से हाई कोर्ट बेंच बनाने की है। लंबे अरसे से वहाँ वकील लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जो आपने आश्वासन दिया था लोकसभा आम चुनाव के दौरान, जो राज्यों की समस्याएं केंद्र से जुड़ी हुई हैं उनका समाधान किया जाएगा, तो ये समस्या तो आपसे जुड़ी हुई है, केंद्र की सरकार से जुड़ी हुई है, आपको इसका समाधान करना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि देश में आज भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके विभाजन किए बिना, जिनका बंटवारा किए बिना, जिनका विभाजन किए बिना वहाँ की जनता का विकास व उत्थान पूर्ण रूप से संभव नहीं हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ विभाजन की, बंटवारे की सख्त जरूरत है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि इस सरकार में देश व आम जनहित में काम कम व बातें अधिक हो रही है, लेकिन इससे देश में आम जनता का पूर्ण रूप से भला नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरा खास तौर से केंद्र की सरकार से यही कहना है कि मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गई हूँ, लेकिन जो मुख्य बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं और आप लोगों ने खुद ही माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में तो जो आप लोगों ने बातें कही हैं, कहने से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर अमल भी करना होगा। यदि आप केवल उसकी पब्लिसिटी करते रहेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, 9 महीने देखा है, तो उसमें अभी कुछ हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि हम शहरों का विकास करेंगे, देहातों का विकास करेंगे, इस ओर हमें सरकार के कदम कोई बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए और ख़ास तौर से ये कहना, ये बड़े पैमाने पर प्रचार हो रहा है
कि स्वच्छता को लेकर कि अपना देश साफ सुथरा होना चाहिए, बहुत नाटक हो चुका है। आप साफ सफाई की बात करते हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं, आप बाहर देख के अंदर आ जाएं, कितनी ज़्यादा गंदगी रहती है। तो इसके लिए हमें खास तौर से जो हम साफ सफाई की बात करते हैं, केवल हम हाथ में झाड़ू लेकर कुछ जगह सफाई कर लें और इसका अभियान चला दें, उससे देश की सफाई नहीं होगी। बल्कि देश में जो गंदगी है, जो सफाई है, उसके लिए आज वैज्ञानिक युग है, दुनिया तरक्की कर रही है। तो हमें जो विकसित देश है उनसे सबक सीखकर तो हमें कुछ ऐसे यंत्रों का हमें इस्तेमाल करना होगा, कुछ ऐसा एडवांस यंत्रों का इस्तेमाल करना होगा जिसकी वजह से सफाई हो जाए। केवल झाड़ू लेकर सफाई करेंगे इससे होने वाला नहीं है, इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। कुमारी मायावती, one second. You see, I hope House agree for extension of time someday because. बस 2-3 मिनट में मैं खत्म करूँगा। Kumari and there is one more speaker. तो इसलिए मेरा केंद्र की सरकार से व इसके मुखिया श्री नरेंद्र मोदी से ये कहना है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये कहना है कि अब इन्होंने अपने मन की बात तो बहुत कर ली है, अब इन्होंने अपने मन की बात तो बहुत कर ली है, लेकिन अब इन्हें आम लोगों के मन की बात की तरफ भी ध्यान देकर उन पर भी अमल करना होगा। तभी फिर इस सरकार का व इनके मुखिया का सबका साथ व सबका विकास का ये एजेंडा सही मायने में कामयाब हो सकता है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले मैं माननीय उपसभापति जी का आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। धन्यवाद।